वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक मार्क में। जैसा कि आप जान चुके हैं कि मैंने फर्स्ट लॉ और जीरोथ लॉ को पुरानी वीडियो में डिफाइन किया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड लॉ। दिस लॉ डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट, मतलब ये लॉ दो साइंटिस्ट ने दिया है। पहले हैं केल्विन प्लैंक, दूसरे हैं क्लॉसियस। तो इन दोनों ने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच गिव्स 100% एफिशिएंसी, देयर आर नो इफेक्ट एक्सपेक्टेड वर्क। इसका मतलब जैसे ये कोई इंजन है, इस इंजन के अंदर हम अगर क्यू इन मतलब हीट इनपुट करते हैं, मान लिया हमने इसके अंदर 10 किलोवाट हीट इनपुट की, तो ये हीट हमारी 10 किलोवाट वर्क डन नहीं देगी, क्योंकि कोई भी हीट अगर जितनी आती है उतना नहीं देती, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक टर्म होती है। इंटरनल एनर्जी एक टर्म है जो हर किसी में पॉसिबल होती है। तो इसका मतलब अगर हम उसमें क्यू डज नॉट इक्वल टू वर्क डन, इसका मतलब कि जितनी हम इसमें हीट इनपुट करेंगे हमें उतना वर्क डन नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ हमारे उसमें हीट के लॉस ज़रूर होंगे ही होंगे। तो ये हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि अगर किसी भी हम इस सिस्टम या किसी भी इंजन को हम 100% एफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि जितनी हम इसमें हीट इनपुट करेंगे उसमें कुछ पार्ट हीट का लॉस होगा और बचा हुआ पार्ट हमारा वर्क डन में आ जाएगा। अब क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच इज़ ऑपरेटिंग इन अ साइकिल will produce no effect other than the transfer of heat from a cooler body to hotter body। इसका मतलब कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी, मतलब ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मानिए ये एक गिलास हमने लिया, इस गिलास में हमने गर्म वाटर भरा, तो इसके अंदर हमारा हॉट टेम्परेचर है और हमारे गिलास के बाहर सराउंडिंग है, ये यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। सो ये हॉट टेम्परेचर का वाटर हॉट टू कोल्ड हो सकता है, बट कोल्ड टू हॉट नहीं हो सकता। यही हमारे क्लॉसियस स्टेटमेंट ने बताया। मतलब ऐसा इंजन बनाना या ऐसा कोई भी साइकिल प्रोसेस बनाना इम्पॉसिबल है जो बिना एक्सटर्नल वर्क के, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस के वो वर्क कर सके कि कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी टेम्परेचर ट्रांसफ़र का। मतलब अगर ये एक आइस क्यूब है, ये है कूलर बॉडी, ठीक, तो ये हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में तो पॉसिबल है, बट ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाएगा। बट जो हमारे इस स्टेटमेंट में कहा गया कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी तक टेम्परेचर का ट्रांसफ़र कर सके बिना एक्सटर्नल डिवाइसेस। सो अब आगे डिस्कस करते हैं हम थर्ड लॉ के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली 3 पॉइंट पे बेस्ड है। पहला पॉइंट है हमारा एंट्रोपी, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से, ठीक। सेकेंड पॉइंट हमारा इसमें बनेगा एब्सोल्यूट जीरो, और तीसरा पॉइंट हमारा है परफेक्ट
क्रिस्टल। ये 3 पॉइंट हैं जिस पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ बेस्ड है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी बेसिकली होती है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर। इसका मतलब ये कोई वेजल हम कंसीडर करते हैं, इसके अंदर हमने वाटर कंसीडर किया है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसऑर्डर्स में होंगे। ठीक, जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे क्यों, तो ये हमारा वेपर की फॉर्म में हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में हो जाएगा। फिर वेपर की फॉर्म में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो कुछ ज़्यादा ही दूरी बना लेंगे, तो हमारे एक डिसऑर्डर्स वे में हो जाएंगे। इसका मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे डिसऑर्डर्स में होते हैं उसका मेज़रमेंट हमारा कहलाता है एंट्रोपी। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो के बारे में। एब्सोल्यूट जीरो के बारे में, एब्सोल्यूट जीरो बेसिकली क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो हमारा होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो हमारा होता है लगभग -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं 0 डिग्री 0 केल्विन, या फिर फ़ारेनहाइट में हम इसको लिख सकते हैं -459.67 यानी 459.67 फ़ारेनहाइट। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो बेसिकली यूज़ का होता है, बेसिकली ये यूज़ होता है हमारे आइडियल केसेस के लिए। आइडियल केसेस के लिए हम डेरिवेशन करते हैं फंडामेंटल ऑफ लेज इक्वेशन का, फंडामेंटल ऑफ लेज इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं परफेक्ट क्रिस्टल के बारे में। परफेक्ट क्रिस्टल क्या कहता है? परफेक्ट क्रिस्टल को हम एक बॉडी में समझाना चाहेंगे। ये एक बॉडी है, ये बॉडी के अंदर एक परफेक्ट, इस बॉडी को हम बोल सकते हैं हम स्पेसिफिक वेजल। ठीक है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो परफेक्ट क्रिस्टल में जो हमारे मॉलिक्यूल्स का साइज और शेप रेगुलरिटी में होता है, मतलब साइज शेप की जो फॉर्म होती है वो रेगुलरिटी में होती है, ठीक है। और इनमें जो क्रिस्टल का मूवमेंट होता है किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही मतलब लेस देन 0.01 के इक्वल होता है। और ये एक दूसरे का मूवमेंट का अपोज करते हैं। मतलब ये कोई एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे का विरोध करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली हमारा थर्ड लॉ इन तीनों पॉइंट के बीच पे क्या कहता है कि एब्सोल्यूट क्रिस्टल की जो एंट्रोपी होगी 0 डिग्री केल्विन पर, वो हमारी कांस्टेंट होगी, मतलब 0 होगी। तो उसकी हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन भी हमने डिफाइन की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ ये है कि इट स्टेट्स दैट द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो। ओके, इट्स एंट्रोपी बिकम्स कांस्टेंट। अभी मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट जीरो की एंट्रोपी 0 डिग्री केल्विन पर कांस्टेंट होगी, मतलब 0 होगी। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। एब्सोल्यूट के कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या हो सकता है? 0 डिग्री केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस एंड -459.67 फ़ारेनहाइट। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरी पुरानी जो वीडियो फर्स्ट लॉ 0th लॉ के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके। थैंक यू।